नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं अखिलेश आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 15 पढ़ाऊंगा। पाठ 15 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। यानी हम क्या जानेंगे, कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन के कंपाउंड्स क्या हैं। कार्बन हमको पता ही होगा, कार्बन क्या है। ठीक, कार्बन क्या है? जो धुआं निकलता है, कालिख निकलता है, इन सब में कार्बन मौजूद है। ठीक है, हर जगह ये जितने भी गाड़ियों से धुआं निकलते हैं इसमें भी कार्बन है, जो आग हम जलाते हैं उसमें भी कार्बन है। ठीक, तो कार्बन लगभग हमें पता है कि इन सब जगह ये चीज़ें कार्बन हैं। कार्बन की यौगिक क्या है उनके बारे में जानेंगे, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें जानेंगे इसमें हम। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। हाँ, पाठ को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। अगर और भी सोशल मीडिया लिंक पे आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ने के लिए ये लिंक दिए हुए हैं। यहाँ पे जाके आप फेसबुक पेज पे, जो एजुकेशन थेरेपी नाम से फेसबुक पेज है, आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ फाइल, जो अभ्यास प्रश्न हम करते हैं या जो भी अध्याय हम पढ़ेंगे, सबके पीडीएफ फाइल आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पढ़ना, समझना, देखते हैं कार्बन क्या है, उसके यौगिक क्या है। देखिए, इस पाठ में हमको पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। देखिए, पाठ का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या क्या पढ़ना है ये देखते हैं। पहला बिंदु देखते हैं, कार्बन की उपस्थिति। उपस्थिति, कार्बन कहाँ कहाँ उपस्थित है, ठीक है, ये जानेंगे। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप, अपर रूप को हम इंग्लिश में एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर कार्बन रसायन का परिचय, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे, परिचय जानेंगे कार्बन का। ठीक है, फिर पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत। पेट्रोलियम ईंधन, पेट्रोलियम का नाम तो आपने सुना ही होगा, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा ही होगा पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक, पेट्रोलियम एक तरह का द्रवित पदार्थ होता है जिससे हमें बहुत सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम ईंधन होता है और उससे हमें कई तरह के ईंधन प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम एक भूरे रंग का बहुत चिकना पदार्थ होता है, उसको हम बहुत शोधित करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मॉर्फिन मोम, पैरामॉर्फिन मोम, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें उससे। ठीक है, तो पेट्रोलियम ईंधन इसके बारे में भी जानेंगे, कैसे कैसे क्या होता है। फिर आखिरी बिंदु है हमारा दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता। ये चीज़ भी आपको पता है, पिछले पाठों में या पिछले कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि दहन, दहन का मतलब किसी चीज़ को जलाने के लिए या किसी चीज़ को जलने के लिए। अगर आप माचिस की तीली जलाते हैं तो माचिस की तीली क्या होता है, जब आप उसको रगड़ते हैं तो वो जलती है। ठीक, तो जलती है तो वो क्यों जलती है, कई तथ्य होते हैं जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी क्या, ऑक्सीजन। ठीक, जो हमारे लिए, हमारा जीव, सजीव के लिए जो एक जीवनदायिनी गैस जिसको हम कहते हैं, वो ऑक्सीजन दहन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप किसी वस्तु को जला नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस पार्ट में आगे। देखिए कार्बन, तो कार्बन के बारे में आप जानते ही हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वहाँ भी कार्बन है, घरों में हम आग जो जलाते हैं उसमें भी कार्बन है। ठीक है, जो ठंडियों में हम लोग अलाव जलाते हैं, चूल्हों पे खाना बनता है, ठीक है, वहाँ सब क्या है, इन सब जगहों पे कार्बन है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत लोग की मोटरसाइकिल ख़राब हो जाते हैं, स्कूटर ख़राब हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, प्लग खोलते हैं, प्लग को साफ़ करते हैं, लगा देते हैं। तो प्लग में क्या होता है, कभी कभार प्लग में जो होता है कार्बन बन जाता है। कार्बन यानी वहाँ पे एक परत जम जाती है और उसी के कारण प्लग में जो होता है वो चिंगारी नहीं पैदा होती, और जब चिंगारी नहीं पैदा होती तो क्या होता है, जो पेट्रोल को जलना चाहिए, जलाने के लिए चिंगारी चाहिए, वो चिंगारी नहीं मिलती और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ऐसा आपने सुना होगा कि बहुत लोग हम प्लग को खोलते हैं और प्लग को साफ़ कर देते हैं और गाड़ी फिर से सही हो जाती है। तो
वो जिस चीज़ को साफ करते हैं उसी को कार्बन कहते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो अब देखते हैं कि कार्बन तो एक चीज़ हमने सुना कि कार्बन क्या होता है, ठीक, धुआं होता है या जो भी होता है हमने सुन लिया कि कालिक को कार्बन कहते हैं, जो काजल आंखों में लगाया जाता है वो भी क्या होता है, उसमें भी कार्बन होता है, ठीक। तो कार्बन एक तत्व है, अभी हम यहाँ जानते हैं कार्बन एक तत्व है। अब देखिए, अब तक लगभग 111 तत्वों में से प्रकृति में प्राप्त 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। यानी 111 तत्व लगभग, यानी इस लगभग आज के समय में थोड़े से ज़्यादा ही खोजे गए होंगे। तो ये जो तत्व खोजे गए हैं अब तक, इनमें से लगभग 92 तत्व, 92, ठीक, 92 तत्व ऐसे हैं जो जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। कुछ ही मात्रा में मौजूद है, लेकिन मौजूद है। चाहे इतनी सी छोटी सी बहुत कम मात्रा में हो, किसी में थोड़े ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है, लेकिन इन 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी मौजूद है। जो संसार में पाए जाने वाले सभी सजीव, सजीव मतलब जो भी श्वसन क्रिया करते हैं वो सजीव, ठीक, पौधों एवं जंतुओं तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित हैं। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं, यानी ऐसे कैपिटल सी से रसायन विज्ञान में हम इसको दर्शाते हैं। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बो का अर्थ होता है कोल, ठीक है। तो कार्बन का उद्भव, जो ये शब्द है इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका उद्भव हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का एक शब्द है कार्बो, उस कार्बो शब्द से इसको नाम मिला कार्बन, ठीक। कार्बो का अर्थ होता है कोल। चलिए, तो इतनी चीज तो हम जान गए। अब कार्बन एक जगह आप अक्सर डेली आप पढ़ाई लिखाई में अक्सर यूज करते होंगे, उसको कहते हैं पेंसिल। ये देखिए, ये पेंसिल की जो नोक होती है ना, हम लोग क्या कहते हैं उसको, ग्रेफाइट कहते हैं, लेकिन उसमें भी कार्बन मौजूद है, ठीक है। और हम उसका इस्तेमाल रोजाना ज़िंदगी में करते हैं, पेंसिल से चित्र बनाने में, पेंसिल से लिखने में करते हैं ना। क्या है, वो भी एक प्रकार का कार्बन है। चलिए आगे देखते हैं। और बाकी तो कोयला तो आपने देखा ही होगा, ऐसे कुछ टुकड़ा होता है कोयले का, वो भी क्या है, कार्बन है। चलिए अभी उसके बारे में भी आगे जानेंगे। अब आते हैं कार्बन की उपस्थिति। कार्बन की उपस्थिति, चलिए देखते हैं कार्बन की उपस्थिति कहाँ है, किसकी जगह पाई जाती है। चलिए, पेंसिल से कागज पर लिखने पर काला निशान बनने वाला पदार्थ, लालटेन लैंप जलाने पर कांच की चिमनी पर जमी कालिक, तथा आंख में लगाने वाला काजल, लकड़ी को आंशिक रूप से जलाने पर प्राप्त काला पदार्थ, ये सब क्या है, कार्बन है। इन्हीं सबको हम कहते हैं कार्बन, ठीक है। तो इन सब जगह तो कार्बन उपलब्ध है, अब सॉरी मतलब उपलब्ध या कह सकते हैं, उपलब्ध कह सकते हैं, या मौजूद हैं कह सकते हैं, ठीक है। इन सारी जगह पे इन सबको कार्बन ही कहते हैं, ठीक। उपयुक्त उपर्युक्त सभी काले पदार्थ कार्बन तत्व के रूप हैं, यानी कार्बन है, सभी में कार्बन है, कालिक में भी, काजल में भी, लकड़ी जलती है उसमें भी, लालटेन का जो कालिक होता है उसमें भी, जो पेंसिल से हम लिखते हैं काला निशान बनता है उसमें भी क्या है, ये इस सब में कार्बन तत्व है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एक और पेंसिल में लगे ग्रेफाइट के रूप में कोमल, यानी जो पेंसिल की नोक होती है कोमल होती है ना, हम थोड़ा सी भी कस के दबा देते हैं तो क्या होता है, नोक टूट जाती है। इसका मतलब वो थोड़ा नाजुक, मतलब अब नाजुक का मतलब रुई जैसा नहीं, लेकिन अपने और सभी रूपों के हिसाब से कार्बन का जो ग्रेफाइट रूप होता है ये बहुत नाजुक होता है, कोमल होता है। लेकिन हीरा, अब जान लीजिए, हीरा जो होता है, ये हीरा जो होता है ये भी कार्बन का ही एक रूप है, ठीक है, कार्बन का ही एक रूप है। और लेकिन जो हीरा होता है, हीरे के रूप में अत्यंत कठोर और अभूतपूर्व चमक वाला होता है। यानी हीरा क्या होता है, बहुत चमकदार होता है और कठोर होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर जो वस्तु है वो हीरा होता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला, मनुष्य के द्वारा बनाई चीज़ों को नहीं गिना जा रहा है इसमें, इसमें सिर्फ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों वस्तुओं में सबसे कठोर होता है क्या, हीरा। वहीं हीरा कठोर होता है, जो भी जिसमें भी कार्बन पाया जाता है हीरे में भी कार्बन है, और
ग्रेफाइट में भी कार्बन है, लेकिन ग्रेफाइट कोमल है, नाजुक है, ठीक है। वहीं लकड़ी की कोयले के रूप में काला, लकड़ी का कोयला आपने देखा ही होगा। यही नहीं, कार्बन सभी सजीवों, जैसे हम हो गए, कोई जानवर हो गया, जितने भी सजीव हैं, जितने भी सजीव आप सोच सकते हैं, उन सभी सजीवों में कार्बन मौजूद है। क्या है? उन सभी सजीवों में कार्बन मौजूद है। बिना कार्बन के कोई भी जीव जो है वो है ही नहीं, ठीक। कार्बन की उपस्थिति हर सजीव में है। अब सजीव में जैसे जंतुओं और वनस्पतियों, यानी पेड़ पौधे भी आ गए, जंतु भी आ गए। तथा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे कागज, लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन एवं ईंधन में यौगिक के रूप में उपस्थित है, ठीक है। तो इन सब जगहों में कैसे है? यौगिक के रूप में उपस्थित होता है कार्बन। निर्जीव वस्तुओं में भी कार्बन मुक्त रूप यानी तत्व एवं यौगिक दोनों ही रूप में उपस्थित हो सकता है। मुक्त रूप में कार्बन अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिक में पाया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं कार्बन के ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा का मतलब जानते हैं। ये जो कई सारे रूप बता दिए गए हैं, इनको अलग अलग कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए, अभी इतनी चीज़ें तो आपने रसायन विज्ञान में पढ़े होंगी। देखिए, यौगिक, यौगिक तो आप जानते होंगे, लेकिन एक बार और हम बता देते हैं यौगिक किसको कहते हैं। ये जो यौगिक अभी आप शब्द सुन रहे हैं इतनी देर से, यौगिक क्या होता है? यौगिक होता है वो चीज़ जिसमें एक से अधिक तत्व मिले हों, वो भी एक निश्चित मात्रा में, ठीक है। एक से अधिक तत्वों का मिश्रण हो लेकिन एक निश्चित मात्रा में, उसी को हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। उसी को हम यौगिक कहते हैं, यानी उसको एक निश्चित मात्रा में जब हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। एक नया पदार्थ बन जाता है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, यौगिक तो जान गए आप, ठीक। देखिए, अब यहाँ पे कई सारे ऐसे बहुत से यौगिक हैं जिनके रासायनिक सूत्र से आप परिचित हैं या नहीं हैं। बहुत से सूत्र ऐसे हैं जिससे आप परिचित नहीं हैं, और कुछ तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। अब कुछ यहाँ पे दिए हैं गए हैं, उनको देखते हैं। देखिए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सभी एक ही चीज़ के नाम हैं। इनको रसायन विज्ञान में इनका सूत्र एक ही होता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ठीक है। ये रासायनिक सूत्र हो गया। खाने का सोडा, खाने वाला, जिस जिस सोडे का इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, उसको हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। फार्मूला होता है NaHCO3। जो धावन सोडा है, धोने वाला सोडा, यानी सर्फ में या इन सब जगहों पे जो इस्तेमाल होता है, धावन सोडा बोलते हैं उसे, धावन सोडा। इसका होता है नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट। देखिए, खाने वाले सोडे और धावन सोडा दोनों में क्या कितना अंतर है? सिर्फ एक H का अंतर है। खाने वाले सोडे का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और धावन सोडे का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसमें Na2CO3 कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखा है Na2CO3। और आखिरी में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो पता ही होगा आप लोगों को फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO2 को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं, देखिए इसमें जहाँ जहाँ भी C लिखा है, ठीक है, देखिए सिर्फ C, ठीक। C के साथ अगर कहीं बड़ा अक्षर में कुछ कोई अक्षर लिखा हो तब तो वहाँ पे C कार्बन गिना जाएगा, लेकिन अगर C के साथ कहीं छोटा लेटर में A या और कुछ लिखा आता है स्मॉल लेटर में, तब उसको C अलग नहीं गिना जाएगा, तो उस छोटे लेटर के साथ मिला के C को गिना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए C जो लिखा है, यहाँ पे CO लिखा है, तो यहाँ पे जो C होगा उसको अलग गिना जाएगा, ये C अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी C को, जो C अलग हो जाता है, उसी C को हम कहते हैं कार्बन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है CaCO3, तो यहाँ पे जो Ca है ये हमारा कैल्शियम है, लेकिन जो CO3 लिखा है CO3, तो इसमें जो C है यहाँ पे, इस C को ही हम क्या कहते हैं? कार्बन, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम
इन सभी यौगिक में कार्बन उपस्थित है। आपने देखा ऊपर CO2 है तो कार्बन है और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, एक Ca कैल्शियम हो गया और C कार्बन हो गया, O से ऑक्सीजन हो गया, तो इसमें भी कार्बन है। तो ऐसे बहुत सारे यौगिक बनते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन मौजूद होता है। प्राकृतिक गैस, कुकिंग कुकिंग गैस किसको बोलते हैं, LPG को, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है उसे हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं। यानी जो घरों में हम देखते हैं ना, हमारे घर में जिस गैस पे खाना बनता है। चलिए, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम एवं कोलतार आदि में कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक के रूप में होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन सब चीज़ों में जो कार्बन है, इन सब में जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के यौगिक के रूप में होता है। यानी किसके साथ यौगिक बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके यौगिक बनाता है और उस रूप में इन सब के अंदर पाया जाता है। यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैरामॉर्फिन, मोम, इन सब के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक पाया जाता है, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी अब देखिए, H से हाइड्रोजन हो गया, C से कार्बन हो गया, तो इसी को मिला के हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इन दोनों का मिलके यौगिक जो बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन के अंदर गिनते हैं। भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं। यानी जो भोजन हम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा हम खाते हैं यानी फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, इन सब में भी क्या है, आराम से हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये कार्बन पाया जाता है। ठीक है, फिर जिनसे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब खाना खाएंगे तो इनसे वसा, प्रोटीन, विटामिन सब मिलेगा, तो उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम कार्य करते हैं। और ये शरीर की पेशियां, रक्त, ऊतकों व हड्डियों के निर्माण में सहायक होती हैं। शरीर की कोशिकाओं में कार्बन किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होता है। सजीव संसार की संरचना में कार्बन केंद्रीय तत्व की भूमिका में होता है। यानी जो भी सजीव हैं, सजीव संसार, संसार, सजीव संसार का मतलब ये पृथ्वी पे सब कुछ जो भी सजीव हैं, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी हैं, उनमें जो कार्बन है, इस सजीव के निर्माण में कार्बन एक केंद्रीय तत्व के रूप में काम करता है। यानी हर सजीव के अंदर कार्बन मिलना ही मिलना है। ठीक है, सभी सजीव में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। कुछ निर्जीव पदार्थों में कार्बन मुक्त या यौगिक के रूप में पाया जाता है। निर्जीव, ठीक है, सजीव में तो पाया ही पाया जाएगा, निर्जीव में मुक्त अवस्था में या यौगिक के रूप में मिल सकता है। ठीक है, चलिए, मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। देखिए, मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपर रूप। ठीक है, इसी को कहते हैं अपर रूप, एलोट्रॉप्स। ठीक, देखिए जैसा हमने पढ़ा अभी ऊपर कि कार्बन यौगिक के रूप में हमें प्राप्त होता है। साथ ही कार्बन कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में भी मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। यानी यौगिक और मुक्त दोनों तरह से कार्बन प्राप्त होता है। ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। कार्बन के इन विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो समान होते हैं। देखिए देखिए, यहाँ पे अपर रूप क्या होते हैं यह जानते हैं। कार्बन के इन विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। ठीक है, अपर, अब कोई पूछता है कि अपर रूपता क्या है, अपर रूप किसको कहते हैं, तो अपर रूप का मतलब हो जाएगा जिसमें रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण तो समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। ठीक है, रासायनिक गुण समान हो, भौतिक गुण अलग अलग हो। रासायनिक गुण का समान, जैसे ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, तो ग्रेफाइट में भी कार्बन है और हीरे में भी कार्बन है, तो ये रासायनिक तौर पे समान हो गए। लेकिन भौतिक तौर पे देखा जाए तो ग्रेफाइट मुलायम होता है और हीरा कठोर होता है। हीरा चमकदार होता है जबकि ग्रेफाइट चमकदार नहीं होता। ये क्या है, ये भौतिक भिन्नता है। ठीक है, यानी भौतिक मतलब
जो हम देख सकें, देख के और छूने से जो हमें महसूस हो, वो भौतिक भिन्नता कहते हैं। और रासायनिक गुण तो वही है, दोनों में कार्बन है तो वो रासायनिक गुण एक ही तरह से व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम क्या, अपर रूपता। कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में, अपर रूपों के भौतिक गुणों में विभिन्नता दिखाई देती है। हीरा चमकदार व कठोर होता है, जबकि कोयला, काजल, ग्रेफाइट काले रंग के होते हैं। इनके गुणों में भिन्नता कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता के कारण होती है। अच्छा, ये अलग अलग क्यों होते हैं? कोई पूछता है कि आखिर जब रासायनिक रूप एक है तो फिर हीरा कठोर और चमकदार क्यों है, ग्रेफाइट क्यों नहीं है? ये होता है कि उसकी जो परमाणु हैं, उन कार्बन के जो परमाणु हैं, उनकी व्यवस्था कैसे कैसे वो रखे हुए हैं, यानी किस तरह से व्यवस्थित करके रखे हुए हैं। तो ग्रेफाइट में अलग तरह से व्यवस्था होती है उन परमाणुओं की, इसलिए वो ग्रेफाइट अलग होता है। कार्बन का जो हीरा रूप है, उसमें कार्बन के जो अणु हैं, सॉरी परमाणु जो हैं, वो अलग तरह से व्यवस्थित होते हैं, तो वो चमकदार होता है। यानी सामान जो सामान है कार्बन का, उसको अलग अलग तरह से रखने पे अलग अलग वस्तु कार्बन के ही अलग अलग प्रकार या अपर रूप पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कार्बन के परमाणु को अलग अलग व्यवस्थित करने से पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन परमाणु की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। अब यहाँ पे इस तीर वाले डायग्राम से देखते हैं कार्बन के अपर रूप। दो अपर रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में ग्रेफाइट आता है, हीरा आता है, फुलेरिन आता है। अक्रिस्टलीय में चारकोल, काजल, कोल, कार्बन गैस। अब इसमें देखिए कई और भी कई सारे हैं, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, सुगर चारकोल। अब ये जो चारकोल के अंदर ये तीन और आ गए हमारे, ये तीन तरह के चारकोल आ गए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब अक्रिस्टलीय कार्बन के रूप हैं, अपर रूप हैं, ठीक है। और क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये तीन आप याद रखेंगे, इनको कहते हैं क्रिस्टलीय। अच्छा, क्रिस्टलीय कहते क्यों हैं, अब ये जानते हैं इनको क्रिस्टलीय क्यों कहा जाता है। देखिए, क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में नहीं व्यवस्थित रहते। अब निश्चित क्रम का मतलब क्या होता है, देखिए अभी आगे चलते हैं, देखते हैं निश्चित क्रम क्या होता है। तो इतना तो पता चल गया क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है। क्रिस्टलीय का मतलब कि कार्बन के जो परमाणु हैं वो एक निश्चित क्रम में लगे हों, ठीक, तो उन्हें कहते हैं क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय, जब कार्बन के जो परमाणु हैं वो निश्चित क्रम में नहीं लगे होते तो उन्हें अक्रिस्टलीय कहते हैं। यानी अब क्रिस्टलीय रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन का। तो इसमें क्या हुआ, इसका मतलब कि इसमें जो परमाणु हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलीय कहते हैं। चलिए, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों में कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, ये तो अभी आपने ऊपर ही देखा, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। कोयला, लकड़ी का कोयला, काजल आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कोयले तथा लकड़ी के कोयले, जंतु तथा सुगर चारकोल में प्रायः कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं। आइए इन अक्रिस्टलीय अपर रूपों पर विस्तृत चर्चा करते हैं, जानते हैं। अब देखिए अक्रिस्टलीय क्या क्या होते हैं। लकड़ी का कोयला, ये तो आप जान ही गए क्या काम में आता है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं दहन करने में, जलाने में, ठीक, जला के और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में। क्या होता है, जो कास्ट चारकोल लकड़ी होता है, देखिए कास्ट चारकोल क्या होता है, कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन कर प्राप्त किया जाता है। कैसे मिलता है, कास्ट चारकोल जो है लकड़ी को कम ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और उसमें हम जलाते हैं उसको, और फिर हमें प्राप्त होता है क्या, प्राप्त होता है इसको कास्ट चारकोल, फिर हमें कास्ट चारकोल प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रम को भंजक आसवन कहते हैं। यह काले रंग का पदार्थ है, यह जल से हल्का है, जिसके कारण जल में तैरता है। आपने देखा हो कास्ट चारकोल जो होता है वो जल में आप रखेंगे तो वो तैरेगा, हल्का होता है।
इसका प्रयोग ईंधन के रूप में जल के शोधन में किया जाता है। ठीक है, आप टीवी में प्रचार देखते होंगे कि कहीं कहीं देखता ना, जो एक गोल सा टुकड़ा होता है काले काले रंग का, उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, सारी इम्प्योरिटी जो होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं पानी में, वो उसको खींच लेता है। तो ये वही वाला चारकोल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जंतु चारकोल पे। देखिए, यह जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है प्रयोग? इसका प्रयोग होता है चीनी उद्योग में, ठीक, गन्ने के रस को रंगहीन करने में और फास्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जंतु चारकोल का इस्तेमाल। अब आते हैं सुगर चारकोल, या इसका एक नाम और होता है कैरामेल। सुगर चारकोल या इसी को कहते हैं कैरामेल, दोनों नाम याद रखेंगे। कभी भी परीक्षा में या कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि सुगर चारकोल को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कैरामेल। ठीक है, या कैरामेल को और किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे हम सुगर चारकोल। ठीक है, चलिए, सुगर चारकोल कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप है। इसे चीनी चीनी का रासायनिक सूत्र है, देखिए, C12H22O11, C12H22O11, ये होता है चीनी, पर सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। गंधक का अम्ल चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन शेष रह जाता है। एक चीज जान लीजिए, अम्ल जो होता है, अम्ल की खासियत क्या है, हमें जल, हमारे शरीर पे जब अम्ल गिरता है या कहीं भी अम्ल गिरता है तो वहाँ पे एक जलन जैसी होती है। तो ये याद रखिएगा, अम्ल अगर कहीं गिरता है या हमारे शरीर पे गिर गया या पानी में गिर गया, तो वहाँ पे वो पानी को अवशोषित करता है, यानी पानी को खींचता है। इस तरह से याद रखिएगा, पानी को खींचता अम्ल, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, चाहे आपका नाइट्रिक अम्ल हो, चाहे गंधक का अम्ल हो, ये सब के सारे प्रकार के अम्ल जो होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी जो है हमारा C12H22O11, इसको गंधक का अम्ल यानी H2SO4 के प्रेजेंस में जब क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन मिलता है और H2O मिलता है। ठीक है, ये मिल गए शुगर चारकोल। अब ये जो कार्बन मिला है ये हो गया हमारा क्या, शुगर चारकोल। इसी को कहते हैं, इसी कार्बन को कहते हैं हम शुगर चारकोल। शुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। ठीक है, तो शुगर चारकोल या कैरामेल, इसका रिएक्शन भी आपने देख लिया। जब गंधक के अम्ल के साथ चीनी का रिएक्शन कराते हैं, क्रिया करती है, तो शुगर चारकोल हमें प्राप्त होता है, साथ साथ पानी भी उसमें निकलता है। अब आते हैं लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक या जो लैंप हम जलाते हैं या दिया जलाते हैं, ठीक है, उससे जो कालिक निकलता है उसी को यहाँ कहा जा रहा है, यानी कालिक या लैंप ब्लैक कहते हैं। यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है, यानी मोमबत्ती जलाइए या तेल के दिए को जलाइए या मिट्टी के तेल के लैंप को जलाइए, ठीक है, लालटेन को जलाइए, वही चीज़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त कालिक में कार्बन की मात्रा 98 से 99% तक होती है। यानी जो लैंप हम जलाते हैं या दिया जलाते हैं, उससे कालिक जो निकलती है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, देखिए, उसमें कार्बन की मात्रा होती है 98 से 99%। कालिक का प्रयोग होता कहाँ है? कालिक का प्रयोग होता है प्रिंटर की स्याही, जो प्रिंटर आप देखे होंगे ना, कंप्यूटर की दुकान करने वाले रखे रहते हैं प्रिंटर, उसमें जो स्याही पड़ती है वो इसी कालिक से बनाई जाती है। जूते का पॉलिश भी इसी से बनाया जाता है। रबड़ के टायर जो होते हैं आदि, ये सब इसी कालिक से बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कालिक हो गया। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप अब देख लेते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, अभी तक हम क्या देख रहे थे, कार्बन के अक्रिस्टलीय, जिसमें कार्बन के अणु व्यवस्थित या निश्चित क्रम में नहीं होते। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे क्रिस्टलीय अपरूप, जिसमें कार्बन के अणु एक निश्चित
संरचना में व्यवस्थित होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं कार्बन के क्रिस्टलीय प्ररूप? 3 होते हैं, हीरा, फ्लोरीन, फुलेरिन और ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय प्ररूप हैं। इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है जिनके कारण इनके गुणों में विशिष्टता पाई जाती है। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा की ग्रेफो से बना है। देखिए ग्रीक भाषा के ग्रेफो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना, इसीलिए पेंसिल में ग्रेफाइट लगाया जाता है। ठीक है, ग्रेफो का मतलब होता है लिखना। पेंसिल के अंदर पतली छड़ी या लीड जिसे कहते हैं, जिससे लिखा जाता है, ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनकी अनेक समतलीय परतें, यानी जो समतल, ऐसे जो प्लेट जैसा होता है ना, ऐसे समतल परत, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, फिर तीसरा प्लेट, फिर चौथा प्लेट, ऐसे ऐसे रखे होते हैं। तो समतलीय परतें होती हैं। प्रत्येक परत में 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय रिंग, ये देखिए 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 कार्बन है ना। ये 6 कार्बन आपस में षटकोणीय रिंग यानी खटकोण रिंग बनाते हैं, जिसमें कितनी भुजा हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो ऐसी एक गोला बना लेंगी, यानी ऐसे एक कार्बन, फिर ऐसे एक कार्बन, फिर ये आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, ये कार्बन हो गया, ये हो गया, फिर ये और ये, ऐसे ये। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन और 6 भुजाएं, देखिए 6 भुजा हो गई ना। ये ऐसे षटकोणीय रिंग बनाते हैं। फिर क्या होता है? रूप में व्यवस्थित रहते हैं। छल्ले का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंग में से बनी अनेक परतें होती हैं। देखिए यहाँ एक परत ये हो गई, ठीक, फिर दूसरी परत ये हो गई। ये जैसे प्लेट रखी होती है एक के ऊपर एक, वैसे ये एक के ऊपर एक ऐसी एक एक रिंग बना के ऐसे आपस में जुड़ के रखी होती हैं। ठीक है, और उन्हीं परतों, बहुत सारी परतें जब मिल जाती हैं तो उन्हीं से हमें पेंसिल या ग्रेफाइट प्राप्त होता है। और उसी ग्रेफाइट को हम थोड़ा सा चिकना और लीड का रूप देके पेंसिल के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है ग्रेफाइट का लगाने का। फिर देखते हैं, ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंग से बनी अनेक परतें होती हैं। परतों के मध्य क्षीण बल के कारण ग्रेफाइट नर्म होता है और स्नेहक होता है। ये स्नेहक मुलायम क्यों होता है ग्रेफाइट, यानी पेंसिल की नोक आसानी से क्यों टूट जाती है? क्योंकि जो इनके मध्य, इन परतों के मध्य में जो बल होता है वो बहुत कम होता है, बहुत क्षीण बल होता है, इसीलिए इनको तोड़ने पे आसानी से टूट जाता है। ठीक है, नर्म होने का यही कारण है, क्योंकि जो इनके परतें होती हैं, ये जैसे एक परत ये हो गई, इसके ऊपर वाली एक परत, इन दोनों के बीच में जो बल है वो बहुत क्षीण बल होता है, यानी बहुत कम बल होता है, इनके अंदर आपस में बहुत कम बल से चिपकी होती हैं, इसीलिए नर्म होता है। ठीक है, कोमल होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम इसको गर्म करेंगे तब जाके ये द्रव अवस्था में आएगा। ठीक है, तब जाके ये द्रवित होगा, यानी 3700 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया इसका गलनांक। यह विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब ग्रेफाइट के अंदर अगर हम बिजली पास कर रहे हैं, विद्युत ऐसे तार जोड़ दें तो दूसरी तरफ ग्रेफाइट के बिजली पहुंच जाएगी। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। कार्बन के अन्य अपर रूपों की तरह यह भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड देखिए, इंडिया में इलेक्ट्रोड बनाने वाली 2 कंपनियां अच्छी खासी हैं। एचईजी एक का नाम है, एक है ग्रेफाइट इंडिया। तो ये क्या बनाते हैं? कार्बन, यही इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रोड बनाते हैं। इन इलेक्ट्रोडों का बहुत काम होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। ठीक है, चलिए, ग्रेफाइट अधिक मात्रा में चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और मैक्सिको में पाया जाता है। भारत में यह बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये भारत के अंदर इन जगहों पे पाया जाता है।
कुछ बातें और जानते हैं इसके बारे में। ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से कोक यानी कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप। कोक क्या है? कार्बन का एक अक्रिस्टलीय रूप है। को विद्युत भट्टी में गर्म करके बना सकते हैं। यह अपारदर्शी होता है। जाहिर सी बात है, कार्बन क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ग्रेफाइट अपारदर्शी होता है। अत्यधिक उच्च दाब तथा ताप पर ग्रेफाइट को हीरे में परिवर्तित किया जा सकता है। उच्च ताप एवं दाब ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की संरचना को पुनर्व्यवस्थित कर देता है। कांच काटने के लिए प्रयुक्त कटर तथा अन्य कई औजारों में प्रयुक्त हीरे प्रायः ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कांच काटने के लिए लोग ऐसे एक पेंसिल जैसी होती है, उसी को ऐसे रगड़ते हैं और उसके बाद कांच को काट देते हैं। कहते हैं कि उसके ऊपर नोक पे हीरा लगा होता है। वो जो हीरा लगा होता है वो बनाया जाता है ग्रेफाइट से ही। ग्रेफाइट को अधिक ताप देते हैं और अधिक दाब देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ देने के बाद हम इसी ग्रेफाइट को बदल देते हैं किसमें? हीरे में, ठीक है। ये ग्रेफाइट हीरे में बदल जाता है। और ऐसे ही हीरो का प्रयोग हम कई सारे औजार बनाने में करते हैं, जिसमें से एक होता है कांच कटर, यानी शीशा कटर जो होता है उसको हम एक तरह से कहते हैं ग्रेफाइट के द्वारा बनाया गया हीरा। चलिए, अब ये तो ग्रेफाइट था। अब आते हैं हीरे पे। हीरा भी क्या है? हमारा कार्बन का एक अपर रूप यानी एलोट्रॉप्स है, ठीक। देखिए, आप में से अधिकांश हीरे से परिचित होंगे। सब लगभग सब लोग जानते हैं हीरा क्या होता है। बहुमूल्य रत्न है, ठीक है। आप में से बहुत से उसे रत्न के रूप में भी जानते हैं। हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। देखिए, ग्रेफाइट कैसा था? अपारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप था। लेकिन हीरा क्या है? पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। यानी इस ग्रेफाइट को हम अधिक ताप और उच्च दाब दे के उसके जो कार्बन के अणुओं परमाणुओं का व्यवस्था क्रम है उसको हम बदल सकते हैं और बदल के हम हीरे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कार्य करने में खर्चे आते हैं, पैसे लगते हैं, ठीक है। इनमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु की चतुष्फलकीय 4 फलक वाले व्यवस्था के कारण या पूर्णतः अबद्ध, कठोर और त्रिविमीय संरचना का होता है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। ये आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। हीरा कठोरतम, कठोरतम है लेकिन कैसा? प्राकृतिक पदार्थ कठोरतम है, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया ये कठोरतम पदार्थ है। चलिए, हीरे का उपयोग कांच काटने तथा धातुओं में छेद करने के लिए होता है। इसको विभिन्न कोड़ों पर काट कर गहने एवं अंगूठी बनाने में भी प्रयोग होता है। भारत में हीरा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह पन्ना, सतना, सतना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, बांदा उत्तर प्रदेश तथा गोलकुंडा कर्नाटक में पाया जाता है। यानी भारत में पन्ना, सतना, बांदा, गोलकुंडा इन जगहों पे हीरे के खदान हैं, यानी यहाँ हीरा पाया जाता है। अब आते हैं तीसरा अपर रूप। देखिए, ये यहाँ पे ये जो इस तरह से ये व्यवस्थित होते हैं, 4-4 के रूप में ये ऐसे व्यवस्थित होते हैं हर जगह, ठीक है। यह है हीरे का त्रिविमीय संरचना, ये हीरे की संरचना है। अब आते हैं हम इस पे फुलेरिन पे। फुलेरिन पे सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तथा गर्म कर कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया, यानी एक नया रूप बनाया। किसको किया? ग्रेफाइट को। यानी ग्रेफाइट को ही हम उच्च ताप और उच्च दाब देके हीरा भी बना सकते हैं, और अत्यधिक उच्च ताप और दाब दे दिया जाए तो हम इससे क्या हो जाएगा? हम इसको फुलेरिन में भी बदल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। फुलेरिन वह क्रिस्टलीय कार्बन है जिसमें 30 से 960 परमाणुओं से एक अणु प्राप्त होता है। परमाणु अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र अवस्था है एक, ठीक। वहीं कई परमाणुओं को मिला दिया जाए, यानी एक से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं तो वो अणु का रूप ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये एक अणु बनाने में कम से कम 30 और अधिकतम 960 परमाणुओं को जब मिलाता है तब जाके इसका एक अणु बनता है फुलेरिन का, ठीक है। ऐसे बने अणुओं को कहते हैं फुलेरिन कहते हैं।
फुलेरीन C60 का एक अणु जिसका आकार फुटबॉल की तरह होता है कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। कहीं C60 ऐसे लिखा जाता है ना। अब इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं? 60 परमाणु हैं। ठीक है, ये परमाणु षटकोणीय यानी हेक्सागोनल और पेंटागोनल यानी पंचकोणीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस फुटबॉल में, तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए संरचना हो गई। अब देखिए कहीं कहीं इसमें 1 2 3 4 5 6 ये षटकोणीय होगा यानी हेक्सागोनल हो गया। वहीं बगल में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये पेंटागोनल यानी पंचकोणीय हो गया। तो ऐसी व्यवस्था से ये जुड़े होते हैं आपस में और एक फुटबॉल के आकार में इनका एक अणु होता है। C60 फ्लोरीन विद्युत का कुचालक होता है। ये क्या है? ये कुचालक है। ठीक है, ग्रेफाइट सुचालक है विद्युत का, जबकि C60 विद्युत का कुचालक है। तो ये चित्र होता है फ्लोरीन C60 का। चलिए अब आते हैं अगले बिंदु पे या अगले टॉपिक पे, कार्बन रसायन का परिचय। थोड़ा सा परिचय जानते हैं कार्बन और अकार्बनिक, कार्बनिक, इन सब का। देखिए 19वीं सदी में के आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोत के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला था कार्बनिक जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं और दूसरा अकार्बनिक जिसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। जंतुओं और वनस्पति जीवधारी यानी वनस्पति मतलब अब जंतु वनस्पति सबको मिला दिया जाए तो जीवधारी वनस्पति पादप सब उसी में आ जाते हैं। ठीक है, से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थ चट्टानों, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। देखिए सजीव, सीधी सी बात है, सजीव से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा गया और बाकी एक निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक कहा गया। ठीक है, तो आप इतना याद रख लीजिए, जो सजीव से पदार्थ उपलब्ध होते हैं उन्हें कार्बनिक कहते हैं और जो निर्जीव से उपलब्ध होते हैं उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। चलिए, जैसे चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिक के वर्ग में तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक अकार्बनिक यौगिक के वर्ग में रखे गए। अब देखिए चीनी कैसे बनता है? चीनी गन्ने से बनता है, यानी गन्ना क्या है? जीवधारी है, यानी एक वनस्पति है, तो इसको हम कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। यूरिया, अल्कोहल, ये सब क्या है? ये सब कई सारे सजीवों का इस्तेमाल करके, सजीव का मतलब पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके या जीवों का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है, तो इसीलिए इनको हम गिनते हैं किसमें? कार्बनिक यौगिक में। और कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब निर्जीव वस्तुओं का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम गिनते हैं किसमें? अकार्बनिक यौगिक में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सन 1828 में वोलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक आया? यूरिया आया। क्या याद करेंगे? सबसे पहले जो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना वो कौन सा था? वो यूरिया था। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया अमोनियम साइनाइड को गर्म करके बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र दिया है, इस पे ध्यान देंगे। ये है आपका NH4CnO यानी अमोनियम साइनाइड, इसी को बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अब इसको गर्म करते हैं तो हमारा बनता है NH2CONH2, यानी जो हमारा NH4 की जगह 2H था, यहाँ से 2H निकल के कहाँ आ गया? लास्ट में आ गया N, और जो O था वो C के बगल आ गया। यानी गर्म करने पे ये क्रिया हुई और हमको मिल गया यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? ये आप याद कर लेंगे। यहाँ यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2, यानी CO को बीच में रखिए, NH2 आगे रहेगा, NH2 पीछे रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है यूरिया का। CO बीच में रहेगा और आगे पीछे NH2 NH2 लिख दीजिए, आपका यूरिया का फार्मूला हो गया।
यौगिक की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनमें उपस्थित तत्वों में से एक तत्व कार्बन होता है, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। परंतु कुछ कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2, CO, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनाइड। ये सब क्या है? ये सब हमारे कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ और बातें जानते हैं। कार्बन युक्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन या रहित यौगिक को अकार्बनिक यौगिक का नाम देकर वर्गीकृत या वर्गीकरण किया गया। सामान्यतः सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न होते हैं तथा मीथेन एवं इसके व्युत्पन्नों को छोड़कर लगभग सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन बंध होता है। बंध कैसे बनता है? देखिए, जहाँ पे कार्बन और कार्बन बंध होगा, अब ये बंध दिखाने के एक डंडी से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं दो डंडी से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं तीन डंडी से भी दिखाते हैं। ठीक है, ये बंध होते हैं। बीच में जो डंडियाँ बढ़ती जा रही हैं, लग रही हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, इसी को बंध कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या कहा इसने कि जो इससे व्युत्पन्न होते हैं मीथेन एवं इसके व्युत्पन्नों को छोड़कर बाकी सभी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनमें कार्बन कार्बन का बंध होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है। ठीक, यानी याद रखेंगे यहाँ मीथेन और इससे मीथेन से बनने वाले जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक का हम अध्ययन करते हैं, तो जिस शाखा में अध्ययन करते हैं इसका पूरा एक फील्ड बना दिया गया है, एक पूरा किताब बना दिया गया है, एक पूरा क्षेत्र बना दिया गया है। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। अभी आपने ऊपर देखा होगा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कुछ यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, मीथेन का फार्मूला CH4, एथेन का C2H6, एथिलीन का C2H4 और एसिटिलीन का C2H2। ठीक है, ये फार्मूले हैं, आपको ये याद होना चाहिए। अब इसमें दो बिंदु आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक इसी को कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक असंतृप्त होता है, उसी को कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, यानी क्या, एक बॉन्ड वाला हो, यानी ऐसा हो C सिंगल बॉन्ड C, इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अर्थात कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती हैं। अब देखिए, कार्बन का जो कहते हैं संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता 4 है। ठीक, अब 4 है कि इसका मतलब जो भी 4 संयोजकता है, 4 चीज़ें इससे जुड़ सकती हैं, 4 चीज़ें इससे जुड़ सकती हैं। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, या फिर क्या जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे जुड़ के ये अपने हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। इसका जो उदाहरण होगा हमारा क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं एक तो जब कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध हो। उदाहरण मीथेन यानी CH4 और C2H6। अब देखिए, मीथेन CH4 को हम लिखेंगे कैसे, इसको जो लिखने का तरीका है बंध के माध्यम से कैसे लिखेंगे। देखिए CH4, अब यहाँ पे मैं आपको CH4 लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे C लिखेंगे, चारों तरफ C के हम एक डंडी ऐसे कहेंगे, ये क्या है, इसी डंडियों को हम बंध कहते हैं। एक तरफ H यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक, यहाँ लिखेंगे और यहाँ एक H यहाँ लिखेंगे, ये हो गया हमारा CH4। ठीक, ये बन गया हमारा CH4। ठीक है, अब ऐसे C2H6 जब लिखेंगे तो क्या होगा, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया,
क्या कहा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो जाहिर सी बात है बंध कितने होंगे, एक, तो हमने सी और सी के बीच में एक बंध लगा दिया। फिर अब कितने का हाइड्रोजन लगाने हैं, C2H6 यानी 6 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन एक सी के पास, 3 हाइड्रोजन एक सी के पास, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर 4 हाइड्रोजन, ये 5 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन। तो C2 यानी 2 सी हो गए और H6 मतलब हाइड्रोजन 6 हो गए। तो C2H6 को हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है इसको हम C2H6 कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बंध के माध्यम से हम इनको दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एथिलीन, C2H4 और C2H2। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें कह रहा है आपसे कि जो बंध होंगे, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बंध होंगे असंतृप्त में, वो दो, कम से कम यानी कम से कम दो, दो से कम नहीं होंगे, कम से कम दो या उससे अधिक के बंध बना के वो अपना जो भी उसका संयोजकता है उसको पूरा करे। जैसे C2H4 है तो पहले 2 C लिख लेते हैं, देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। C2H4 है, H कितने हैं 4, तो पहले दोनों तरफ दोनों C के पास बराबर बराबर H लिख दीजिए, 4 H हैं, तो एक H यहाँ लिख देते हैं, एक H इस C को दे देते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं उसके बाद लिखते हैं। चलिए इसको लिखना है ना, एक C लिख दिए, 2 C लिख दिए, इस वाले C को एक H दे दिया हमने, इस वाले C को एक H दे दिया। H4 है ना, तो अभी 2 H हो गए, एक H बचा है, तो एक H फिर इसको दे दीजिए, एक H फिर इसको दे दीजिए। अब 4 H पूरे हो गए ना, 2 2 H दोनों C के पास है, लेकिन कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 2 संयोजकता तो दोनों की पूरी हो गई, बची कितनी, 2। तो इसीलिए बीच में हम 2 डंडी खींच देते हैं और दोनों आपस में संयोजकता अपनी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 डंडी जैसे ही खींचते हैं हम, ये आपस में अपनी संयोजकता पूरी कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीच में ये जो डबल डंडी लग रही है सी और सी के बीच में, कम से कम 2 डंडी लगे या 3 लगे, ठीक है। 2 से कम नहीं होनी, यानी एक नहीं होनी चाहिए, दो, एक से अधिक जितनी भी लगेंगी उसे ही हम कहेंगे असंतृप्त। तो अभी हमने देखा C2H4 का देखा, अब देखते हैं हम किसका, C2H2 को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले फिर 2 C लिख लेते हैं, लिख लिए हम 2 C। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, तो एक कार्बन पे देखिए कितने संयोजकता बची है, कितने लोग एक कार्बन पे और जुड़ सकते हैं। तो इस वाले कार्बन पे, ये जो कार्बन है हमारा, इस पे अभी हम 1 2 और 3 तीन तत्वों को और जोड़ सकते हैं। तो उसको जोड़ने के लिए हम कार्बन और कार्बन को आपस में ही उसका बॉन्डिंग कर देते हैं, क्योंकि 3 की कमी इसके पास भी है, 3 की कमी इसके पास भी है, तो ये 1 डंडी, 2 डंडी और 3 डंडी, ये 3 डंडी के बंध से आपस में जुड़ गया, और इसी को हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। और इसी को कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इंग्लिश में ट्रिपल बॉन्ड, 2 डंडी है तो डबल बॉन्ड, और 1 डंडी है तो सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इसी तरह से। चलिए अब आगे देखते हैं मीथेन। अभी मीथेन हमने देखा ना ऊपर, किस में आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं मीथेन CH4 क्या होता है। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन यौगिक है, इसके एक अणु में कार्बन के एक परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हो रहते हैं, यानी ऐसे सी होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और फिर इधर हाइड्रोजन, तो एक सी से कितने, 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है। मीथेन प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है। दलदली स्थानों में पेड़ पौधों व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है। यानी जहाँ कूड़ा कचरा होता है, दलदलीय इलाके जो होते हैं, कोयले की खदानें जो होती हैं, वहाँ सब क्या होता है,
यही मीथेन गैस वहाँ पे निकलती है, वहीं ये प्राप्त होती है। मीथेन को इसीलिए मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये दलदली स्थानों पे प्राप्त होती है या पेड़ पौधों और सजीवों के सड़ने से या कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन और वायु के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर भयंकर विस्फोट होता है। देखिए, मीथेन और वायु का मिश्रण क्यों लिखा गया? मीथेन एक ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन उसको जलने के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन, इसीलिए कहा गया है। ठीक है, मीथेन और वायु के मिश्रण को, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो इससे क्या होता है? विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट। तो कोयले की खानों में विस्फोट होने का यही कारण होता है। अक्सर आपने सुना होगा या फिल्मों में देखा होगा कि कोयले की खदान में विस्फोट हो गया, तो वो विस्फोट कैसे होता है? इसी कारण होता है। मीथेन हवा से मिलती है और जैसे ही थोड़ा सा कहीं से भी चिंगारी या कुछ उसको मिला, तो वो क्या होगा? चिंगारी जैसे ही मिलेगा वो विस्फोट कर देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं ईंधन की आवश्यकता, सॉरी, ईंधन की आवश्यक अवयव। ईंधन का जो आवश्यक अवयव है, ईंधन की आवश्यकता तो हमें पता ही है, खाना बनाने में, गाड़ी चलाने में और बहुत से कामों में, बहुत सारे काम हैं जिसमें हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जीवन में खाना पकाने के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लकड़ी, बायोगैस आदि का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन वे पदार्थ हैं जिनसे दहन क्रिया कर के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ईंधन किसको कहते हैं? जिनका दहन करने से हमें ऊष्मा प्राप्त हो उसे हम ईंधन कहेंगे। अधिकांश ईंधनों में कार्बन यौगिक का या तत्व रूप में उपस्थित होता है। जितने भी ईंधन है, किसी में यौगिक के रूप में, किसी में तत्व के रूप में कार्बन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ईंधन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में ऊर्जा की मांग का प्रमुख हिस्सा ईंधन को जलाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे कारखानों में, सड़क, समुद्र, वायु परिवहन में ईंधन ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयुक्त होती है। सभी ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला आदि कार्बन एक आवश्यक अवयव है। यानी जितने भी ईंधन आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आवश्यक अवयव क्या है? सबसे मेन तत्व जो है वो है क्या हमारा? वो है कार्बन। ठीक है, क्या है? तो हर ईंधन का सबसे मुख्य तत्व क्या है? कार्बन। यानी मुख्य अवयव क्या है? कार्बन। तो ये आप याद कर लेंगे। दैनिक जीवन में विभिन्न क्रियाकलापों में ऊर्जा के स्रोतों के रूप में ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ईंधन के स्रोत बहुत सारे स्रोत हैं, आपको भी पता होगा। चलिए देखते हैं एक एक करके इसको भी। ईंधन के स्रोत, ईंधन के अनेक स्रोत हैं। पहला देखते हैं जैव द्रव्यमान या बायोमास जिसको कहते हैं। क्या? जैव द्रव्यमान या बायोमास जिसको हम कहते हैं। बायोमास क्या होता है? वनस्पतियों एवं जंतुओं के शरीर में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं। जैव द्रव्यमान क्या हुआ? वनस्पति हो गए, सजीव, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ सजीव है, उसके शरीर में स्थित पदार्थ को द्रव्यमान कहते हैं या जैव द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट तथा गोबर आदि। ये गांव में खर्च होने वाली ऊर्जा का अधिकांश अंश प्रदान करते हैं। लकड़ी तथा कृषि अपशिष्ट औद्योगिक संस्थानों में भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे गन्ने की खोई, जिसे प्रायः कई उद्योग में बॉयलरों में पानी गर्म करने के लिए जलाया जाता है। ठीक है, तो लकड़ी हो गया, खोइया हो गया, इसे हम गर्म करके भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ईंधन तो वो हमारी ईंधन का काम करते हैं। जैसे अब लकड़ी हो गया, लकड़ी को हम चूल्हे में जलाते हैं और चूल्हे में जला के हम फिर खाना बनाते हैं, तो ये क्या है? ये ईंधन का काम कर रहा है। ठीक है, ग्रामीण घरों में प्रायः चूल्हों में लकड़ी जलती है। इन चूल्हों की दक्षता बहुत कम होती है। दक्षता का मतलब जो लकड़ी हम जलाते हैं उसमें जो उससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो बहुत कम मात्रा होती है। यानी बहुत कम ही लकड़ी को जला के हम ऊष्मा उत्पन्न कर पाते हैं। उनसे केवल 8% ऊर्जा का ही उपयोग हो पाता है। यानी जो लकड़ी हम जलाते हैं उससे सिर्फ कितना? 8%, यानी 100 में से 8% ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं। तो सोचिए बाकी कहाँ जाता है? बाकी शेष ईंधन अपूर्ण दहन के फलस्वरूप धुएं के रूप में उड़ जाता है, और जब धुआं होता है तो उससे प्रदूषण बढ़ता है। जो इंसान चूल्हा जलाता है उसके सेहत पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऐसे साधनों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कच्चे तेल के कुएं।
इन कुओं द्वारा तेल भंडार से प्राप्त होने वाले कच्चे तेल की प्रभाजी आसवन से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रभाजी आसवन जैसे थोड़ा सा जान लीजिए, कच्चा तेल होता है, उसको एक बहुत से बड़े टैंकर में भरते हैं और उसके बाद उसको अलग अलग ताप पे गर्म करते हैं। तो अलग अलग ताप पे, जैसे एक ताप पे गर्म करते हैं और फिर अलग अलग ताप पे ठंडा करते हैं, ठीक है। एक ताप पे गर्म करते हैं और फिर अलग अलग ताप पे ठंडा करते हैं। उससे जो चीज़ें इकट्ठा होती हैं, यही वो सारे क्या होते हैं, ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसी तरीकों को हम कहते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है। इसी तरीकों को हम कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। तो ईंधन के रूप में हमें अब पेट्रोलियम से जब चीज़ें अलग हो जाती हैं तो उसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इन सभी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ईंधन के रूप में, चाहे गाड़ियों में, चाहे खेतों में पानी का इंजन चलाने के लिए, या शादियों में जनरेटर चलाने के लिए, ठीक है। बहुत सी जगह पे इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कोयले की खान। देखिए, इन खानों से ईंधन के रूप में पत्थर का कोयला प्राप्त किया जाता है। क्या ईंधन पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? जानते हैं ये सब चीज़ें। ईंधन पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस ईंधन, जैसे कोयला हो गया। द्रव ईंधन, जैसे क्या हो गया हमारा, द्रव ईंधन क्या हो गया, जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक। गैस ईंधन, गैस ईंधन में हमारा हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है, ईंधन में है। फिर देखते हैं आगे, लकड़ी का कोयला जिसे चारकोल कहते हैं, पत्थर का कोयला, गोबर के कंडे एवं कृषि अपशिष्ट आदि ठोस ईंधन है। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, एल्कोहल आदि द्रव ईंधन है, ठीक। अब देखिए गैसीय ईंधन क्या क्या है, देखिए यहाँ पे दिया ना, मैंने दरअसल हाइड्रोजन बता दिया, हाइड्रोजन भी है गैसीय ईंधन में, लेकिन यहाँ हाइड्रोकार्बन या जिसमें कार्बन का इस्तेमाल हो वैसे ईंधन बताने थे, तो वो ईंधन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है गोबर गैस। गोबर गैस में क्या क्या होता है, देखिए CH4, क्योंकि गोबर गैस सड़ने से बनता है तो मीथेन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मीथेन सड़न से ही मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और H2S, ये गैस को मिला के गोबर गैस बनती है। फिर वाटर गैस, H2 + CO को मिला के वाटर गैस कहते हैं। कोल गैस, फिर प्रोड्यूसर गैस, N2 + CO को मिला के प्रोड्यूसर गैस बनती है। इसको जरूर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोड्यूसर गैस N2 + CO। प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको LPG भी कहते हैं, आदि गैसीय ईंधन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, गैसीय ईंधन। ईंधन का चयन उसके उपयोग और सुविधा की आवश्यकता पर निर्भर करता है, यानी कौन सा ईंधन हमें कहाँ उपयोग करना है, ये हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अब गाड़ी चलानी है तो गाड़ी में हमें पेट्रोल आसान पड़ेगा या CNG आसान पड़ेगा। तो जो आपके लिए आसान होगा आप वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ईंधन का इस्तेमाल हम इस चीज़ पे निर्भर हमारा रहता है। फिर देखते हैं, अब आते हैं हम किस पे, घरेलू ईंधन। घरेलू ईंधन देखिए, घरेलू ईंधन में लकड़ी, कोयला, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG जो घरों में सिलेंडर आते हैं, आदि घरों में प्रयुक्त होने वाले अथवा घरेलू ईंधन कहलाते हैं। औद्योगिक ईंधन पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस यानी जिसको CNG कहते हैं या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। इनको हम कहते हैं औद्योगिक ईंधन, जो कारखानों में प्रयोग होते हैं। इंजन ईंधन यानी वो ईंधन जिनसे इंजन चलाया जाता हो, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जैसे गाड़ी का इंजन, कार का इंजन, जनरेटर का इंजन, ठीक है, ये सब ऐसे चलाए जाते हैं। का तेल आदि विभिन्न प्रकार के इंजनों को चलाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसे इंजन ईंधन कहते हैं। फिर अब आते हैं रॉकेट ईंधन। रॉकेट ईंधन मेथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन आदि जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है, ठीक है। लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बनिक यौगिक के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कंडा हम जलाते हैं ना, उपले जिसको बोलते हैं, गाय के गोबर से जो बनता है कंडा, उसको उपले भी कहते हैं ना, तो उसको हम जलाते हैं, उससे हमें ऊष्मा मिलती है, ठीक। तो ये क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। ईंधन के
जैविक स्रोत जो अब समाप्त हो रहे हैं, इनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि का भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यानी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत से लोग सोलर पैनल लगा लिए हैं, सूरज की ऊर्जा से बैटरी चार्ज कर लेते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, इसी को कहते हैं सौर ऊर्जा। पवन चक्की से लोग बहुत सारे काम करते हैं, हमारे क्षेत्र में कम होता है, बाकी तटीय इलाकों में पवन ऊर्जा का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग। नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल अब धीरे धीरे हमारे यहाँ अपने देश में बढ़ रहा है। हालांकि ये थोड़ी खतरनाक चीज़ है, फिर भी ऊर्जा का एक असीमित स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अब आते हैं पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत। चलिए पेट्रोलियम कैसे बना, पहले तो ये जानते हैं। पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए। मृत जीव जंतु ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। यानी जो जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए थे वही फिर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पेट्रा यानी चट्टान तथा ओलियम यानी तेल, ओलियम पेट्रा मतलब चट्टान और ओलियम मतलब तेल से हुई है। यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है, अतः इसे खनिज तेल भी कहते हैं। पृथ्वी के भीतर तैरते हुए पेट्रोलियम भंडारों के साथ प्रायः गैस का एक भंडार भी विद्यमान होता है, जिसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। यानी जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पे प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं, जो गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अब देखते हैं कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। देखिए पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं। आपने गोल्ड का नाम सुना होगा, सोना जिसको कहते हैं लोग, आभूषण जिसके पहनते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम है उसको द्रव सोना कहते हैं, लिक्विड गोल्ड। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, भी कहा जाता है। वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। यानी पेट्रोलियम जो है वो सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है। अगर ऊर्जा का स्रोत आपको नहीं मिले, पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको, तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो सोचिए जिसके पास इसकी खदान ही है वो देश कितने शक्तिशाली हो जाएंगे, कितना पैसा होगा उनके पास। वो आपको अभी अभी आपने यहाँ से पेट्रोलियम आपको ना दें तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिन राष्ट्रों के पास तेल के खदान हैं वो काफ़ी उन्नति करते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि उद्योग, यातायात, संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण ज़रूरत पड़ती है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम उभरी हुई अभेद अपारगम्य, ठीक, अपारगम्य यानी जो चट्टाने हैं, अभेद चट्टाने को वेधित कर प्राप्त किया जाने, चट्टानों में छेद करके तब उसको नीचे से निकाला जाता है पेट्रोलियम को। विश्व का सबसे पहला तेलकूप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 ईस्वी में खोदा गया था। ये आप याद रखेंगे, सबसे पहला तेलकूप कहाँ खोदा गया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे पहला 1867 ईस्वी में भारत का पहला तेल कुआं असम के मकक में खोदा गया, ठीक है। कहाँ खोदा गया, असम के मकक में खोदा गया। भारत का सबसे पहला तेलकूप 1867 में असम राज्य के मकक में खोदा गया, ठीक है। अब आते हैं पेट्रोलियम का शोधन। कैसे पेट्रोलियम का शोधन करते हैं और अलग अलग चीज़ें प्राप्त करते हैं। जैसे पेट्रोलियम से हमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं ना, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं, पेट्रोलियम का शोधन। पेट्रोलियम गहरे भूरे रंग का तेल जैसा चिकना एवं जल से हल्का द्रव है। यानी अगर हम पेट्रोलियम को जल के ऊपर डाल दें तो वो क्या होगा, पेट्रोलियम जल के ऊपर तैरेगा, इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो जल से हल्का होता है। यह अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। क्वथनांक भिन्न भिन्न होने का मतलब कि जो भी तत्व उससे निकलते हैं उनका क्वथनांक अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे वो गर्म होते हैं, उबलते हैं, जो भी है, ठीक है। पेट्रोलियम का शोधन तेल शोधन कारखानों में प्रभाजी आसवन विधि द्वारा होता है।
कच्चे तेल को प्रभाजक स्तंभ के पेंदे में भरकर उसे 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इस ताप पर पेट्रोलियम के एस्फाल्ट जैसे प्रभाजी को छोड़कर बाकी समस्त प्रभाज वाष्पित हो जाते हैं। इस वाष्प को ठंडा होने के प्रक्रम में विभिन्न प्रभाज भिन्न भिन्न ताप पर द्रवित होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा बर्तन होता है, उसमें भर देते हैं और उसको गर्म करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या होता है, वो भाप बन के उड़ने लगता है। अब उसको अलग अलग ताप पे ठंडा करते हैं उसी भाप को, तो हमको अलग अलग ताप पे अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जिन्हें पृथक कर लिया जाता है, फिर अलग अलग ताप से उन्हें पृथक कर लिया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त लाभप्रद अव्यय इस प्रकार है। क्या क्या मिलता है, देखिए क्या क्या मिलता है। खिड़की खुल गई थी, चलिए क्या क्या मिलता है ये देखते हैं। एस्फाल्ट, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम ईथर, प्राकृतिक गैस। ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं। पेट्रोलियम जो हमारा एक भूरे रंग का द्रव होता है, उसी से हमको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं पेट्रोलियम से। एस्फाल्ट, स्नेहक तेल तथा पैराफिन मोम, ये चार चीज़ों को छोड़कर अन्य समस्त अवयव आसानी से प्रज्वलित हो जाते हैं। यानी जैसे पेट्रोल हो गया, दूर से ही अगर कहीं से चिंगारी उसको मिल गई तो वो पेट्रोल जलने लगता है। डीजल भी आसानी से जल जाता है। मिट्टी का तेल हम स्टोव में घर में करते ही हैं, या कभी कभी अलाव जलाने के लिए मिट्टी का तेल लकड़ी पे डाल देते हैं और जला देते हैं। तो ये सब क्या आसानी से जल जाते हैं। लेकिन जो चार चीज़ें हैं, एस्फाल्ट, स्नेहक तेल और एस्फाल्ट, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, ये तीन चीज़ें हैं। सॉरी, मैंने चार बोल दिया। ये एस्फाल्ट, स्नेहक तेल और पैराफिन मोम, ये तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी सारे आसानी से जल जाते हैं। ये तीन थोड़ा जलाने में इनको बहुत कठिनाई होती है। तो तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। जब ये जलेंगे तो जाहिर सी बात है ऊष्मा देंगे। ठीक है, इन्हें प्रायः ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाजक संगठन के उपयोग निम्नलिखित तालिका में। आप देखिए यहाँ एक ये जो कंपनी होती है, देखिए जो रिफाइनरी बोलते हैं, पहले तो ये देख लीजिए चित्र में, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये जो पेट्रोलियम को आसवन प्रभाजक आसवन विधि द्वारा रिफाइन करते हैं, उसको पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। और ऐसी कुछ बहुत बड़ी सी जगह में ये कंपनी बनी होती है, बहुत बड़ी सी जगह में। ठीक है, रिलायंस कंपनी का जो रिफाइनरी है वो जामनगर में है, बहुत ही बड़ा कंपनी है ये। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे वो पेट्रोलियम को अलग अलग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल में अलग अलग निकालते हैं, रिफाइन करते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिफाइंड करना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस तालिका में देखते हैं पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग क्या है, क्वथनांक क्या है, पर कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, ये सब जानते हैं। तो पेट्रोलियम के संघटक, कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ पे क्वथनांक और उपयोग। तो यहाँ देखते हैं पेट्रोलियम गैस, तो 1 से 4 कार्बन के परमाणु होते हैं, 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक होता है इसका। गैस को उच्च दाब व निम्न ताप द्वारा एलपीजी में परिवर्तित करके घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो प्रयोग हो गया पेट्रोलियम गैस का। एलपीजी हमारा किसे, पेट्रोलियम गैस से ही मिलता है ना, पेट्रोलियम गैस से निकलता है। पेट्रोल 5 से 10 कार्बन के अणु होते हैं, और सॉरी परमाणु होते हैं इसमें। ठीक, क्वथनांक क्या है, 30 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड। मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई आदि में। ठीक है, शुष्क धुलाई जिसको ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, ठीक है, उसी को शुष्क धुलाई कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोल के बाद नेफ्ता आ गया, 8 से 10 कार्बन के परमाणु होते हैं, 120 से लेकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक होता है। यूरिया के निर्माण में इसका उपयोग होता है। यूरिया का फार्मूला क्या हो गया आपका, क्या मैंने बताया, CO बीच में रखेंगे, NH2 इधर, NH2 इधर। ठीक है, हो गया यूरिया आपका। चलिए केरोसिन देखते हैं, 10 से 14 कार्बन के परमाणु, 180 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक, स्टोव लैम्प ईंधन के रूप में। डीजल 40 से 20 कार्बन के परमाणु, 260 से 340 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक। भारी मोटर जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया,
वाहनों में, जनरेटर आदि में, ठीक है, इस्तेमाल होता है इसका। पैराफीन देखते हैं, 20 से अधिक परमाणु होता है कार्बन का, 340 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। जैसे आपका पैराफीन, अब देखिए इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे वैसलीन में इस्तेमाल होता है, जो वैसलीन हम लेते हैं ना 5 रुपये की डिबिया लगाने के लिए, तो वही वैसलीन। मोमबत्ती में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। बिटुमेन, अब देखिए बिटुमेन कैसा पदार्थ है, बिटुमेन आपका है, नाम एकदम ध्यान से याद रखिए, बिटुमेन आपका आता है पेट्रोलियम पदार्थों में। 20 से अधिक परमाणु होते हैं कार्बन के, बहुत अधिक क्वथनांक होता है इसका। इस्तेमाल कहाँ होता है, पेंट व सड़क के निर्माण में। आपने देखा होगा सड़क के निर्माण में इन्हीं सब का इस्तेमाल होता है, ताकि क्योंकि बहुत अधिक ताप पे ये क्वथनांक करते हैं, तो सड़क पे इस्तेमाल होगा तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये निकलेंगे नहीं जल्दी, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बिटुमेन का। चलिए अब आगे देखते हैं। तेल कुओं से पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस CH4 दोनों प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब व निम्न ताप पर संपीड़ित करके द्रवित किया जाता है, यानी कंप्रेस्ड करके, जिसे CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में वाहनों में परिवहन व ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। PNG पाइप्ड नेचुरल गैस को सीधे पाइप के द्वारा प्राप्त कर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि कहीं कहीं पाइप के द्वारा सीधे आपके घरों में गैस पहुंचाई जाती है, ठीक है, तो वो यही है पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंपनी से सीधे पाइप के द्वारा आपके घर को जोड़ दिया जाएगा और आपके घर में गैस आने लगेगी। आपको जब ज़रूरत हो जितनी इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, ठीक है। तो इस तरह से जैसे वाटर सप्लाई होता है उसी प्रकार से इसका भी इस्तेमाल होता है गैसों का। चलिए अब देखते हैं CNG PNG को घरों व कारखानों में सीधे पाइपलाइन द्वारा आपूर्ति की जाती है। प्राकृतिक गैसों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उससे प्राप्त हाइड्रोजन गैस उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। यानी प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल जो है वो हाइड्रोजन गैस और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। यहाँ पे कुछ बातें और देखते हैं इम्पोर्टेंट, कुछ और भी जाने। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG के रिसाव को पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ, ये जरूर याद रखिएगा, एथिल मरकैप्टन, फॉर्मूला होता है C2H5SH, C2H5SH, ये मिलाया जाता है या मिश्रित कर दिया जाता है। LPG मुख्यतः आइसोब्यूटेन व प्रोपेन गैस का मिश्रण होती है जो कि गंधहीन होती है। यानी जो LPG है हमारा, LPG में क्या होता है, LPG में दो गैसें पाई जाती हैं, एक तो आइसोब्यूटेन और एक प्रोपेन गैस। अब आइसोब्यूटेन गैस जो होती है और प्रोपेन गैस होती हैं, ये दोनों मिलके हमारा LPG तैयार करती हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इसमें कोई गंध नहीं होती है, इसमें कोई महक नहीं होती, लेकिन ज्वलनशील बहुत होती हैं। गंध होती है पर ज्वलनशील भी बहुत नहीं होती, लेकिन ज्वलनशील बहुत होती हैं। अब बाई चांस गैस लीक कर जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक कर रहा है, और जब पता नहीं चलेगा तो आप माचिस जला देंगे और कोई दुर्घटना हो सकती है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए उसी LPG में मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, जिससे आपको अगर गैस में लीकेज है तो आपको उसकी महक से पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है और आप सतर्क हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं कोयला, या कोल जिसको बोलते हैं, कोयला। भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप लाखों वर्ष पूर्व घने जंगल पृथ्वी के अंदर दब गए। ये दबे हुए मृत पेड़ पौधे उच्च ताप एवं दाब के प्रभाव से कोल यानी पत्थर का कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयले के भंडार मुख्यतः बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कोयले में अधिकांशतः कार्बन, थोड़ी मात्रा में सल्फर व कुछ दाह्य पदार्थ मतलब जलने वाला पदार्थ, जो पदार्थ जले, ठीक है, तो उसे दाह्य कहते हैं। यह तीन मुख्य रूप में पाया जाता है।
भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट भी कहते हैं, डामर कोयला जिसे बिटुमिनस कहते हैं। देखिए वहाँ बिटुमेन है, यहाँ पे बिटुमिनस है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। जो पेट्रोलियम है उससे हमें बिटुमेन प्राप्त होता है और ये बिटुमिनस कोयला होता है, तथा एंथ्रासाइट। ये 3 प्रकार के कोयले हैं। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन, दाह्य पदार्थ तथा नमी की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। चलिए देखते हैं। लिग्नाइट कोयले में यानी भूरे कोयले में कार्बन 38% होता है, दाह्य पदार्थ यानी जलने वाला पदार्थ होता है 19% ही मात्र, बाकी शेष उसमें नमी होती है यानी 43% नमी होती है लिग्नाइट में। एंथ्रासाइट में 96% कार्बन होता है, 1% दाह्य पदार्थ होता है तथा केवल 3% नमी होती है। वहीं अगर बिटुमिनस की बात की जाए तो बिटुमिनस में कोयले में 65% कार्बन होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कोल ईंधन है आज के समय में, या जो भी हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट ईंधन है आज वो है हमारा कोल ईंधन। आपने कई जगह देखा होगा, सुना होगा कि कोयले से भी बिजली लोग बनाते हैं। लोग क्या, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, एनटीपीसी या ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, कोयले का इस्तेमाल करती हैं बिजली बनाने के लिए। एक तरह से कोयला भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईंधन है। ठीक है, चलिए अब कोयले से प्राप्त ईंधन देखिए। कोयले से प्राप्त ईंधन, लोहे के रिटार्ट में कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर अधोलिखित प्रवाह प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कोयले से हमको क्या क्या ईंधन प्राप्त होते हैं वो देखते हैं। पहला कोल तार, यह काले रंग का बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है। इसमें बेंजीन, टालुइन, नैफ्थलीन, फिनाइल इत्यादि कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। तो ये एक तो हो गया कोल तार, कोयले से कोल तार बनता है। दूसरा देखते हैं कोक, यह रिटार्ट में अवशेष के रूप में रहता है। कोल चारकोल की भांति यह एक अच्छा ईंधन है तथा धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। इसका उपयोग धातु के अयस्कों के साथ धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में किया जाता है। फिर आते हैं कोल गैस, यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एथिलीन और एसिटिलीन, एथिलीन और एसिटिलीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त। तो इसमें असंतृप्त में एथिलीन और एसिटिलीन आते थे हमारे, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा। ठीक है, कि जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एथिलीन, एसिटिलीन, इनके जलने से प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये भी ईंधन का एक प्रकार है। आते हैं दहन। दहन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी हम जानते हैं। देखिए दहन के लिए 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एक तो ऐसा पदार्थ जो जलने लायक हो। ठीक है, एक पदार्थ हमको ऐसा चाहिए जो जलने लायक हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑक्सीजन यानी हवा, वायु में जो ऑक्सीजन है वो चाहिए। बिना उसके वो जलने लायक जो पदार्थ है वो भी जलेगा नहीं। ठीक, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक ऐसी चीज़ जो उस जलने लायक पदार्थ को उसके जलने लायक ऊष्मा तक पहुंचा सके। यानी एक तरह से मान लीजिए कागज़ है, तो कागज़ हमारा क्या हो गया, जलने वाला पदार्थ। हवा तो मौजूद है ही है, हवा में ऑक्सीजन। और माचिस की तीली क्या है, वो ऐसा पदार्थ है जो उस कागज़ को जलने पे प्रेरित करती है, यानी जलने लायक ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दहन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के जलने की क्रिया को दहन कहते हैं। पदार्थ की दहन की क्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। कार्बन युक्त कोई पदार्थ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। एक मोमबत्ती लेकर उसे जलाएं। जलती हुई मोमबत्ती को जरा सा ढक दें। आप देखते हैं कि कुछ समय पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? ज़रा अंदर के अधिकांश ऑक्सीजन जार के अंदर के अधिकांश ऑक्सीजन उपयोग, यानी किसी ऐसी जगह पे जहाँ ऑक्सीजन ना मौजूद हो तो वहाँ पे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप आग नहीं जला सकते।
अगर वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो वहाँ आग नहीं जलेगा, यानी जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। किसी पदार्थ के दहन के लिए 3 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला, दहाय, दहाय मतलब जलने वाला पदार्थ, जैसे कागज। दूसरा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक, तो ऑक्सीजन हो गया। और तीसरा, पदार्थ को दहन ताप तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा, यानी जैसे माचिस की तीली। माचिस की तीली जला के तभी हम कागज को जलाएंगे, तो जो तीसरा स्टेप है वो समझ लीजिए आपका माचिस की तीली होगी, ठीक है। कुछ और बातें जानते हैं यहाँ पे। श्वसन क्रिया एवं लोहे में जंग लगने की क्रिया मंद दहन क्रिया है। अब आप, कोई पूछता है क्या श्वसन क्रिया दहन क्रिया है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, श्वसन क्रिया एक दहन क्रिया है। लेकिन श्वसन क्रिया, जंग लगने की क्रिया, ये एक बहुत ही मंद दहन क्रिया है, बहुत ही धीमी, ठीक है, क्योंकि श्वसन क्रिया में भी क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है, ठीक है। ऐसे ही जंग लगती है तो वहाँ भी ऊर्जा निकलती है, बस हमको पता नहीं चलता, इसीलिए इसको मंद दहन कहते हैं। इन क्रियाओं में भी ऊर्जा मुक्त होती है। पटाखे बंदूक की गोली के अंदर रासायनिक पदार्थ के साथ दहनशील पदार्थ रखा होता है। इनके गर्म होने अथवा इनमें आग लगाने पर रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, जिससे दहनशील पदार्थों का दहन होने लगता है। दहन के प्रक्रम में उत्पन्न गैसें पटाखे या गोली के आवरण पर दाब डालकर उसे विस्फोट के साथ तोड़ देती हैं। कार्बन और कार्बन युक्त यौगिक के दहन से CO2 गैस बनती है, जो रंगहीन गंधहीन गैस और चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यानी CO2 गैस आप जान गए, CO2 गैस जो होती है वो क्या करती है, वो एक रंगहीन गंधहीन गैस है, और अगर चूने के पानी के साथ उसको मिलाया जाए, डुबोकर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाए, तो वो दूधिया रंग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, ठीक है। देखिए, ज्वलन ताप क्या है, जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यानी जो भी सामान वायु की उपस्थिति में जिस ताप पर जलने लगे वह उसका ज्वलन ताप है, ठीक है। पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होने के कारण वह जल्दी वाष्पित होकर आग पकड़ लेता है। मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप पेट्रोल से अधिक होने के कारण वह उसे स्टोव में प्रयोग किया जाता है। आग किस प्रकार बुझाई जा सकती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आग अगर बुझाना है, कहीं लग गई है, तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आग बुझ जाए। घरों, कारखानों, सार्वजनिक स्थानों तथा खेत खलिहानों में आग लग जाने पर तत्काल आग बुझाने के लिए अधोलिखित उपाय करने चाहिए। पहला बिंदु देखते हैं, दहनशील पदार्थ को तत्काल हटाया जाए, यानी जो पदार्थ है उसको ही हटा दिया जाए, ठीक। उस जैसे आप मान लीजिए भूसा है या कोयला कहीं रखा हुआ है, तो वहाँ पे जब आग लगाएंगे, बहुत सारी पत्तियां हैं लकड़ी पेड़ की सूखी हुई पत्तियां, तो वहाँ पे जब आग लग गया तो कोशिश ये करेंगे कि अगल बगल जो भी पत्तियां हैं जलने लायक, उनको पहले हम दूर कर दें, हटा के, ठीक है। फिर हवा यानी ऑक्सीजन के प्रवाह को यथासंभव रोका जाए। अगर आप सक्षम हैं या रोक सकते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रभाव को रोक दें। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, अभी आपने ऊपर ही पढ़ा, समझा कि अगर ऑक्सीजन ना मौजूद हो तो आग नहीं लगेगी। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है कि आप ऑक्सीजन रोक सकें, यानी कोई छोटी जगह पे आग लगी है, बहुत देर से बुझ नहीं रही है, तो उसको हम ढक्कन से बंद कर दें, बड़ा सा कोई बर्तन ला के ढक दें एकदम, कि उसको हवा ना मिले, तो वो बुझ जाएगी धीरे धीरे। अगर ऐसा हो सकता है तो ये भी एक तरीका है, आप जाने जरूर रहिए, ठीक है। आग बुझाने वाले यंत्र को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह दिया जाए। आपने देखा होगा कि एक लाल लाल सिलेंडर में कुछ रखा होता है, उस पर लिखा होता है आग बुझाने के लिए यंत्र, तो उसके अंदर जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर कहीं आग लगा हुआ है उसके ऊपर पास कर दे, ऐसे छोड़ देंगे, तो वो आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके आसपास से जो भी है ऑक्सीजन उस तक पहुंचने नहीं देती, ठीक। ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो वो आग बुझ जाएगी। धूल, बालू तथा जल को आग पर डालना चाहिए, यानी धूल, बालू, जल हो गए, ये सब क्या, हाँ, आग पे डालेंगे हम।
यदि आग विद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो तो आग बुझाने की उपयुक्त प्रक्रिया में सबसे पहले पावर सप्लाई यानी विद्युत सप्लाई बंद करेंगे, उसके बाद तब आग बुझाने का कार्य आरंभ करेंगे। अगर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है तो सबसे पहले पावर सप्लाई मेन स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद ही हम आग बुझाने का काम करेंगे। चलिए अब आते हैं ईंधन दहन के कारण पर्यावरण पर प्रभाव। अब ईंधन दहन होता है, ईंधन का इस्तेमाल हम करते हैं, उससे पर्यावरण पे प्रभाव क्या आते हैं ये भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए। लगभग सभी ईंधनों में कार्बन उपस्थित होता है, ये तो हमने अभी पढ़ा कि हर ईंधन में हर जगह कार्बन है, ठीक है, चाहे यौगिक के रूप में चाहे मुक्त रूप में, मतलब कार्बन है जरूर, ठीक है। जो वायु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। लकड़ी, कंडे, गेहूं व धान के पुआल, पराली जिसको कहते हैं, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने, देखिए कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यानी जो चीज़ें भी यहाँ हम जलाते हैं सबसे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक हानिकारक गैस है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल जलने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, यानी बहुत सारा धुआं उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, जिससे आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। जब धुएं की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले धुएं से विभिन्न प्रकार के ईंधन के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। गाड़ी जो भी चलती है इन सब से भी जो धुआं निकलता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। सीमेंट के कारखानों, ताप बिजली घरों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक मात्रा वायुमंडल में मिल रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से ताप वृद्धि के कारण, देखिए क्या होगा, ताप वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगेगी। ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जो हैं, जो एकदम बर्फीले हैं, वहाँ पे हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। तो जब ताप बढ़ेगा, आपने देखा होगा कि बर्फ़ को जब फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं तो फ्रिज ठंडा रहता है, बाहर आता है तो ताप बढ़ जाता है और बर्फ़ गल जाती है। तो इसी प्रकार मान लीजिए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हमारे फ्रिज हैं, लेकिन अब फ्रिज को जब धीरे धीरे उसमें ताप बढ़ने लगेगा, मतलब जैसे जैसे ताप वहाँ बढ़ेगा तो क्या होगा, वो बर्फ़ पिघलने लगेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे समुद्री तटीय जो है, समुद्र के, जहाँ समुद्र जिन ज़मीनों को छूता है, जहाँ मिलता है, तटीय क्षेत्र जिनको बोलते हैं, निचले इलाकों में समुद्र, यानी जो तटीय क्षेत्र के निचले इलाके हैं वो समुद्र में डूब जाने की आशंका होगी वहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ पिघलेंगे तो पानी का स्तर ऊंचा आएगा, ऊंचा आएगा तो वो ज़मीन को ढक लेगा, यानी वो डूब जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल से वापस जाने से रोकती है, यानी जो ऊष्मा सूर्य की पृथ्वी पे आ जाती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाने नहीं देती। उससे क्या दिक्कत होती है, यही कारण है तापमान बढ़ने का पृथ्वी के, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही कहते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में आती है। चलिए अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा वो देखते हैं। हमने सीखा में सभी सजीव में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय जिसमें ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन आते हैं, अक्रिस्टलीय जिसमें चारकोल, काजल, कोक, कार्बन आदि चीज़ें आती हैं, ठीक। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट मुलायम व स्नेहक होता है। मीथेन प्राकृतिक गैस, ठीक, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक स्वच्छ गैस ईंधन होता है। गोबर गैस जिसमें CH4+CO2 होता है। वाटर गैस जिसमें H2+CO होता है, या इसी को कोल गैस या कोल गैस होता है, वाटर गैस अलग कोल गैस अलग। प्रोड्यूसर गैस द्रवित गैस जिसको एलपीजी भी कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस का आप हमको जो फार्मूला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रोड्यूसर गैस का जो केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र है वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए मुझे।
आगे देखते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस या जिसको सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आदि गैसीय ईंधन है। ये सब किस में आते हैं? गैसीय ईंधन में। फिर देखते हैं भूरे कोयले यानी लिग्नाइट में 38% कार्बन, डामर कोयले यानी बिटुमिनस में 65% कार्बन तथा पेट्रोलियम कोयला में 96% कार्बन होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए गंध वाला पदार्थ यानी एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसका फार्मूला है C2H5SH मिलाया जाता है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से सूर्य की ऊष्मा वायुमंडल से वापस जाने से रोकती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल से वापस जाने से रोकती है। यानी जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में आ रहा है, उसको वापस जाने से रोकने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, जिससे पृथ्वी पर ताप वृद्धि होती है, यानी ताप वृद्धि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इस पाठ में सीखी। ये आपके अभ्यास प्रश्न अब यहाँ से शुरू हो गए। पाठ को मैंने आपको पढ़ा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, अब ये जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं, ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। कोशिश करेंगे कि सभी को इन सारे अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, सारे अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, जितना हो सके आप हल करिएगा। कहीं दिक्कत आती है पूछिएगा आप, या मैं आपको हल कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा, आपको हल भी कराऊँगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रश्नों के उत्तर तो कम से कम खुद से लिखें। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहाँ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।